मम्मी जी, पापा जी, पूनम भाभी, राघव जीजू, उन्नति, सब लोग आइए। हे माता रानी, इनके तो मसले ही खत्म नहीं होते। आप बेटा देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ स्मिता बहू, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये देखिए, ये मैंने दिव्या के हाथ से लिया और ये बबूत प्रतीक के माथे पर लगा रही थी वो जब वो सो रहे थे। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर रही है मेरे पति पर। मम्मी जी, ये मंदिर की बबूत है, कोई जादू टोने वाली बबूत नहीं है। झूठ मत बोलो दिव्या, मंदिर तुम अकेली नहीं जाती हो। एक मिनट मम्मी जी, सूंघिए वैसे, सूंघिए। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है ये मंदिर की बबूत है? इसमें से तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। मम्मी जी, हमें दिव्या को खुद को समझाने का कम से कम एक मौका तो देना चाहिए ना। ये क्या समझाएगी अपने आप को पूनम भाभी? मैं आपको और सबूत देती हूँ। ये देखिए, देखिए, क्या अब भी तुम ये कहोगे कि तुमने हमारे कमरे के बेड के नीचे ये नहीं रखा था? प्रतीक, आपको याद है जब ये हमारे कमरे में चेकबुक का बहाना लेकर आई थी? मुझे तब से इस पे शक था। तो इसके जाने के बाद मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली और फिर मुझे ये हमारे बेड के नीचे मिला। उसके बाद से एक सेकंड नहीं सोई हूं मैं, क्योंकि मुझे हमारी फिक्र थी। पर मुझे ये एहसास नहीं था कि दिव्या तुम इतना नीचे गिर सकती हो। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं आप सब लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, ये प्रतीक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए ये अब इस घर में नहीं रह सकती। मम्मी जी, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। दिव्या बहू, तुम मेरे बेटे पर जादू टोना कर रही थी? मत बुलाइए मुझे बहू। मुझे बहू बोलने का हक आप उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन आपने इस बेहुदा लड़की को हमारे हाउस में रहने की परमिशन दी थी। आपने मुझसे मेरे बहू होने का मान सम्मान बहुत पहले छीन लिया था। और रही बात ये जादू टोने की, तो हाँ, कराया मैंने जादू। पर और क्या करती मैं? हाँ बोलिए, और रास्ता क्या था मेरे पास? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं कुछ तो करूंगी ना अपने पति को वापस पाने के लिए। इसलिए गई थी मैं बाबा जी के पास। अभी मैं आपका गुस्सा और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी पे भी जादू करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता और ये हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको अंदाजा भी है कि अगर ये हमारे घर में होने लग गया तो हमारे घर को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ, तो इस घर ने और इस घर के घर वालों ने मेरे बारे में कब सोचा है राघव ब्रो, जो मैं सबकी भलाई के बारे में सोचूं? सब लोगों ने बस अपना उल्लू सीधा किया है और कुछ नहीं। और आपको पता है मम्मी जी, हैरानी की बात क्या है? वो एक इंसान है जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने मेरा दर्द समझा। और वो आप नहीं, रीत है। मेरा दर्द समझकर वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए खड़ी हुई। मैंने तो हमेशा उसका बुरा चाहा, पर उसने मेरा साथ दिया। बकवास बंद करो। तुम उस रीत का गुणगान कर रही हो जिसने राघव और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। और राघव ब्रो जिस तरह से स्मिता का साथ देकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, उसका क्या? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जो कर रही हैं वो गलत है। तो क्या करेंगे आप? सजा देंगे मुझे? ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं दिव्या, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अब इस घर में प्रतीक की बीवी और इस घर की बहू बनकर रहो। और तुमने अभी अभी कहा है ना कि इस घर ने, घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो हम भी तुम्हें क्यों रहने दें यहाँ पे? राघव जीजू, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बुआ जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। राघव ब्रो, आप ही फैसला मम्मी जी पे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मी जी, आप लीजिए फैसला और वही कीजिए जो आपको सही लगता है। निकालिए इसे घर से बाहर। और आप जानती हैं, इसे घर से बाहर निकालने में ही आपकी भलाई है। जानती है ना? सोचिए मत, निकालिए। मिस मुरैना, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। मम्मी जी, क्या बोल रही हैं आप? मैं
आपकी बेटे की वाइफ हूँ। आप मुझे शादी करके लाई थी इस हाउस में। आपने मेरे परिवार को वचन दिया था आप मेरी देखरेख करेंगे। आप इस 2% की लड़की के चक्कर में इसे बदल कैसे सकती है? मिस मुरैना, मैं धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं भेजना चाहती। भला इसी में है कि कल सुबह होने से पहले तुम यहां से चली जाना। ये जादू टोना करके ना तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। मैंने तुमसे कहा था मुझ पर भरोसा रखो, वक्त लगेगा, लेकिन प्रतीक और स्मिता को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन तुम्हें बड़ी जल्दी थी। स्मिता ने मेरी हर बात मानी है, कोई नियम नहीं तोड़ा इस घर का। लेकिन तुम इस घर के नियम पे नियम, कायदे पे कायदे तोड़ती जा रही हो। कल सुबह तुम मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने तुझे तलाक के पेपर साइन करके भेजे और आज वो रोहित के घर चली भी गई। तुम्हें उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए जो खुद किसी की दया की भीख पे पल रहा हो। ये तो किसी की अच्छाई का फायदा उठाना हुआ ना। तो अब सवाल ये है कि किसी का फायदा उठाना ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या हुआ? सच कहा तो तकलीफ हुई तुम्हें? ये तुम्हारी जमानत, तुम्हारी आजादी रोहित से वीक में तो मिली है। तो बताओ कितने ड्रामे किए उसके सामने, ये दिखाने के लिए कि तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। तुम्हारा असली चेहरा जानता हो रीत? ऐसी पीठ दिखा के भागते हैं वो लोग जिन्हें सच का सामना करना पड़ता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। क्या हुआ रीत? मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? आपकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ बोल सकती हूं मैं, पर मुझे नफरत है इन आंखों से जिनमें कभी खुद को देखने की ख्वाहिश थी मेरी। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सड़क पे चलता कोई फालतू इंसान अगर आपको छेड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो एक औरत होने के नाते आप क्या करते हो? उसे अनदेखा करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि उसे बुद्धि दे और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस वक्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, सड़क पे खड़े गुंडे को मुंह लगाना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और अपने दिल में जो आपने ये जहर भर रखा है वो मेरे ऊपर उगलने की? एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय और हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है।
गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड आज की मॉर्निंग में? और तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बन के मेरी चापलूसी करने के नहीं। चुपचाप काम पे ध्यान दो। सर, आई एम प्रिया, मैं कंपनी के शेयर्स और स्टॉक डिपार्टमेंट हेड हूँ। कांग्रेस, कोई तो अच्छे से काम कर रहा है। सर, मुझे आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस पे अर्जेंटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी काम भी हो तो मेरे ऑफिस में आना है, अपॉइंटमेंट लेके। सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में कोई अपने कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है। तो अच्छी बात है ना हमारी कंपनी के लिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट हो गई हो? सर, आप इन्हें प्रमोट करके मुझे हेड ऑफ द स्टॉक्स बनाया था। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। क्या सैलरी है तुम्हारी? शायद तुम्हें ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया है, तभी तुम हवा में उड़ रही हो और ये भूल गई हो कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन। और आप सब लोगों को इसलिए सैलरी देता हूं मैं, ताकि आप ये देख सके कि एम्प्लॉय एक बॉस को समझाएगा। अगर दोबारा ये गलती रिपीट हुई तो पहले फायर आप लोगों को किया जाएगा, बाद में इसे। निकलिए यहां से, अपना काम करिए। पता नहीं राघव सर को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। ईद जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, ना हाउस लोन, ना बिजनेस लोन, ना कोई क्रेडिट कार्ड। और मेरा पैन और आधार दोनों मैच है, और दोबारा कॉल किया तो जेल में डलवा दूंगा। राघव बेटा, मैं बुआ जी बोल रही हूँ। सॉरी बुआ जी, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मूड किसी और कारण से खराब होता है और गुस्सा किसी और पर निकलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो मंदिर वाले प्रोजेक्ट की फाइल है ना, देख तेरे सामने टेबल पर रखी है, लाल वाली फाइल, उस पे साइन कर देना। ठीक है? जी मैं कर दूंगा। ओके बेटा, रखती हूँ। उस फाइल में क्या है माँ? अरे मूर्ख, और क्या होगा? राघव की प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। देख, आजकल उसका मन बहुत बेचैन है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इस वक्त हम उससे किसी भी पेपर्स पर साइन करवा सकते हैं। ये फैन क्यों ऑन किया? सर, वो एसी की सर्विस चल रही है इसलिए फैन ऑन किया। आपको पसीना आ गया तो फिर से आप सबको डांट लगाएंगे। तो डांट खाने के काम करोगे तो डांटूंगा, नहीं तो क्या करूंगा? सॉरी सर। अब इधर आओ, ये पेपर्स उठाओ। एक बार राघव उन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर उसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन मैं होंगी। और फिर हम राघव का काम तमाम कर देंगे। और उसके बाद मैं और तू राघव की सारी जायदाद पर राज करेंगे, राज। किसी का फायदा उठाना कि तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। रीत, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं कि बहुत कम टाइम में तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। मैं जानती हूँ रोहित, मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी, अपने पैर जमा लूंगी और दोबारा खुद को बिखरने नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगी, और जो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इसमें और मदद करेगा। क्या?
हमने राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीद लिए। अब बस 3% बाकी हैं। इसके बाद उस कंपनी पे हमारा राज होगा। पर रोहित, तुमने इतने जल्दी इतने सारे शेयर्स खरीदे कैसे? तुम ये बात अच्छे से समझती हो कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को नीचे गिराने का सबसे पहला स्टेप है। और राघव को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैंने उसके सारे शेयर होल्डर्स को डबल पैसे दे करके उसके शेयर्स खरीद लिए। ऑफिस में किसी ने उसे ये बात बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मुझे लगा था कि वो थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा, कोई एक्शन लेगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अब बस 3% शेयर्स बाकी हैं। उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस हमारी होगी और वो हर चीज जिस पे राघव को घमंड है वो सब हमारा होगा। हमारा नहीं रोहित, तुम्हारा। नहीं रीत, मैं नहीं, हम। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। और जिस कंपनी ने उसके शेयर्स खरीदे हैं वो हम दोनों के नाम पे रजिस्टर है। ये अच्छा किया तुमने। कम से कम अब बुआ जी राघव की कंपनी हासिल तो नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब? तुम ये सब राघव को बचाने के लिए कर रही हो? नहीं, लेकिन जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएंगे, और मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती। तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना, और वो भी सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से कि उन्हें लगता है कि रीता आंटी को मैंने सबसे दूर किया है। रीत, वैसे तो तुम हमेशा ही हिम्मत दिखाती हो, लेकिन मुझे अभी भी डर है क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? क्यों नहीं रोहित, इनफैक्ट मैं तो उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ नहीं दिया। तभी तो मुझे ये एहसास हुआ है कि खुद को संभालने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये रीत, उस इंसान से टक्कर लेना जो इतना ताकतवर है। उसके सामने अकेले खड़े होना जिससे तुमने कभी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करी हो। उन लोगों को नीचे गिरते हुए देखना जिन्हें तुमने अपना परिवार समझ के संभाला था, बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। रीत, क्यों नहीं होगा रोहित? जब गंगा माई और उनकी बेटियां अकेले ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना उन्हें पढ़ना आता था, ना उनके पास पैसे थे। फिर भी गंगा माई ने अपनी बेटियों के लिए, स्नेहा, सहाना और सोनी के लिए कितना कुछ किया। उन्हें इतना सक्षम बनाया कि स्नेहा आज IAS बनने की तैयारी कर रही है। तो मैं भी ये कर सकती हूँ। गंगा माई की तरह मेरे पास भी नीता आंटी और मम्मी की दी हुई विद्या है, सूझबूझ के औजार है। तो मैं भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। मैं भी गंगा माई और उनकी बेटियों की तरह किसी भी मुश्किल के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, बल्कि अपने रास्ते में पड़े पत्थरों से एक नया रास्ता बनाऊंगी। हाँ पूनम बोलो। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या कि तुम्हारा म्यूजिक टीचर तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है? तो तुम्हें क्यों जानना है मेरे काम के बारे में? बात सुनो मेरी, फोन काटो। और जब भी मैं घर के बाहर होता हूँ ना, मुझे फोन मत किया करो। तुम्हारा मुझ पर वो पत्नी वाला हक ना तब तक है जब तक मैं उस घर में हूँ, समझ में आई बात? रखो। गुस्सा सूट करता है आप जैसे हैंडसम आदमी पर। आप? रश्मि रॉड्रिक ऑफ RR एंटरप्राइजेस। हाय, वीरेंद्र सूर्यवंशी। ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता। प्लीज सिट। थैंक यू। दरअसल मैंने आपकी कंपनी के बारे में इतना सुना है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो मैं बता दूं कि आप गलत इंसान से मिल रही हैं, क्योंकि मेरे पास कंपनी के सिर्फ 3% शेयर्स हैं। वेल, आपकी कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है कि शुरुआत के 3% भी काफी है मेरे लिए, और उसके साथ आप जैसे चार्मिंग पर्सन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मसरूफ़ होंगे या वेले होंगे मेरी तरह।
आज का जो व्लॉग है उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शादी से मुतालिक। अब शादी का नाम सुनते ही जो मुझ जैसे हैं, मैं ख़ुद को उनमें शुमार नहीं करता, लेकिन जो मेरी एज के हैं, हम उम्र हैं, या वो लोग जिनके भी शादी नहीं हुई, उनके मन में खुशी के लड्डू जैसे फूटते हैं। यानी वो खुश हो जाते हैं कि भाई शादी की बात हो रही है। हो सकता है हमारी भी शादी की बात हो जाए, हो सकता है किसी को हम भी याद आ जाएं, हो सकता है किसी का ध्यान हमारी तरफ भी आ जाए कि भाई ये भी रहता है, इसकी भी शादी कर दो। अक्सर हम सुनते हैं, स्टेटस पढ़ते हैं कि भाई सर्दियाँ आ रही हैं, फिर से ये सर्दियाँ अकेले गुजारनी पड़ेंगी। इस किस्म के कई अहम चीज़ें, मामला देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं आज के इस व्लॉग में इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि हम शादी की एक खुशी का मौका होता है ना शादी का। यानी किसी इलाके में जहाँ पे लोग रहते हों, गांव में, मैं गांव में रहता हूँ तो मैं गांव की बात करूँगा, जहाँ पे कई लोग रहते हों एक साथ, महल्ले के लोग हों, शहर के हों, गांव के हों, जो भी हो, वह एक दूसरे के साथ मामलात में मसरूफ़ हों, मगन हों, यानी अपने काम काज में यूँ कहने के मसरूफ़ हों। और एक बंदा उनमें से ये ऐलान कर दे कि भाई फ़लाँ दिन को मेरे बेटे की शादी है, तो सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि जाके कपड़े ले आते हैं, फिर दर्जी को कपड़े देते हैं, सिलवाते हैं, उसको बताते हैं भाई फ़लाँ दिन शादी है, 2 दिन पहले हमें कपड़े रेडी चाहिए। फिर ख़वातीन जाती हैं, अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, मेकअप का सामान, जो भी चीज़ें उन्हें लेनी होती हैं वो लेती हैं। मर्द हज़रात अपने जूते वगैरह ख़रीदते हैं, या जो नहीं ख़रीद पाते, जो उनके पहले से पड़े होते हैं ईद वाले, उनको चमका देते हैं भाई हम ईद खुशी यानी शादी वाले दिन पहनेंगे। फिर लोग उसके पास जाते हैं कि भाई तुम शादी किस तरह करोगे, यानी तुम्हारे बेटे की शादी है, ये बेटी की। तो यानी वो लोगों को बुलाता है, अपने जो करीबी होते हैं उनको, उनसे मशवरा करता है कि भाई मेरा इतना बजट है, इतने बजट में क्या मैं यानी खाना खिला पाऊँगा लोगों को। वो नाई को बुलाता है, उससे पूछते हैं भाई हाँ भाई कितनी देंगे, अगर हम यानी इतने लोग हैं, 200 लोग आएंगे, 400 500, कितना ख़र्चा हो जाएगा। नाई उसको बताता है कि भाई यानी 20 देगें पकाएं, 30 देगें, 40 50 100 देगें पकाएं, इतनी पकाएं। फिर वो अपना बजट देखता है और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हाँ जी ठीक है, हम इतनी देगें पकाएंगे शादी पे। ठीक है जी, डिसाइड हो गया। अब गांव के लोगों को पता चल जाता है कि भाई शादी में फ़लाँ खाना पकेगा और ये मामलात होंगे, तो वो खुश हो जाते हैं सभी लोग। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे जैसे शादी, यानी फिर एक हमारे यहाँ होती गांड, यानी दिहाड़ा, यानी तारीख़, यानी एक तयन किया जाता है तारीख़ का कि फ़लाँ डेट को मेहंदी है, फ़लाँ को तेल है, फ़लाँ को शादी है। 3 दिन होते हैं तकरीबन। एक दिन मेहंदी होती है, एक दिन खाली होता है, खाली से बाद उस दिन तेल होता है। वो एक रस्म होती है तेल की, यानी नाई जो होता है वो दूल्हे को तेल लगाता है, और फिर इसी तरह यानी हाँ लोग जो वहाँ पे जमा होते हैं वो नाई को पैसे देते हैं इसके बदले। यानी नाई किसी से 100 लेता है, किसी से 200, किसी से 300, इस तरह नाई का भी गुजारा हो जाता है और एक रस्म होती है वो अदा हो जाती है। और तेल की बाकायदा गांठ दी जाती है। अब तेल की रोटी भी होती है। तेल की रोटी से मुराद यह है कि अब शादी के दिन तो खाना सुबह का टाइम का होता है, अब तेल जिस दिन होता है वो शाम का खाना उस दिन, यानी उसके घर में अगर वो तेल की रोटी पकाता है। यानी हमारे यहाँ एक शादी हुई थी तो मेरे कज़न की, उन्होंने तेल की रोटी पकाई थी। तेल की रोटी से बता दिया कि जिस दिन तेल होना होता है उस दिन गांव वालों को बुला के उन्होंने शाम को खाना खिलाया था, शाम का खाना गांव वालों को, उसको हम तेल वाली रोटी बोलते हैं, ये तेल दी रोटी। उससे अगले दिन यानी जब गांव वाले सारे जमा हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है भाई तेल है, आज फ़लाँ दिन है, आज फ़लाँ चीज़ें हैं,
तो वो अपने यानी मामलात करते हैं, जो भी मामलात उनके होते हैं। फिर सबको जमा किया जाता है गांव वालों के, उनमें से जिन 15-20 बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। उनको बताया जाता है भाई फ़लाँ तुमने एज़ इंतज़ामी शादी में काम करना है। इंतज़ामी से बता दिया कि तुमने काम काज करना है। अब वो इंतज़ामी बोलते हैं सारे उसको, ये फ़लाँ इंतज़ामी है, फ़लाँ इंतज़ामी है। उनके ज़िम्मे काम होता है, तेल की रोटी उन्होंने खिलानी है। सारा जो तंबू वगैरह लगाने हैं, दरियाँ वगैरह लगानी हैं, सामान को यानी लगाना भी है उन्होंने। अब नाई आएगा, नाई के साथ मदद करेंगे उसकी खाना पकाने में। ये रोटी वाला होगा, वो रोटी पकाने में, यानी रोटी पकाने में उसकी मदद करेंगे। तो जब लोग आएंगे वो लोगों को बिठाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे एक एक बंदे को। उसके बाद जब लोग खाना खा के फारिग हो जाएंगे फिर वो सामान इकट्ठा करेंगे। अब जिस टेंट वाले से तेल वाले दिन सामान लेके आए हैं वो सामान उसको वापस करेंगे जाके। ये शादी सुबह कर दिन खाना खिलाने के बाद दोपहर को जब लोग खाना खा के फारिग हो जाएंगे तो सेकंड टाइम सारा से सामान है वो इकट्ठा करेंगे, और उस दिन शाम को या उससे अगले दिन जाके सुबह को वो सारा सामान जाके जिस टेंट वाले से लेके आए थे उसको वापस पूरा करके सामान मुहैया करेंगे। ये काम होता है इंतज़ामिया का। क्यों कह लें कि सारा काम ही इंतज़ामिया का होता है इसमें। अब शादी में सब लोगों को खाना खिलाना एक जितना, यानी जितने से बता दिया कि एक ही जगह पे बैठ के सब लोगों को खाना मुहैया करना, जो चीज़ जो बंदा मांगे उसको उसी वक्त मुहैया करना। कोई सालन मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई कह रहा है मुझे खाली प्लेट दे दो, तो कोई यानी रोटी मांग रहा है। तो सबको एक एक जो बंदा चीज़ मांगे उसको उसी वक्त मुहैया की जाए। रोटी खिलाने के बाद 2 बंदों की ड्यूटी होती है, सलाम वगैरह एक होता है, यानी सलाम की रस्म होती है जिससे हमारे यहाँ वैसे सलामी बोलते हैं। वो वैसे तो शहरों में तो लिफाफा दिया जाता है ना, जाके लिफाफा दिए आते हैं, लेकिन इधर गांव में ये मामला नहीं होता। गांव में इधर सीधा सीधा लिखा जाता है, वहाँ भी तुम्हें वो बोलता जी मेरा 500 सलाम लिखो, वो 500 देता है। लिखने वाला जो होता है उसका नाम लिखता है, उसके वालिद का नाम लिखता है, साथ 500 लिख देता है। अब फिर जब एक मुकम्मल हो जाता है, यानी सारे लोग खा के चले जाते हैं, सलाम मुकम्मल हो जाता है, सलाम का अमल। फिर रात को वो बैठ के अब जिसके दिल में सलाम होता है वो देखते हैं भाई यानी कि भाई इतना सलाम इतने लोगों ने पैसे दिए थे, यानी सारा निज़ाम जो है वो यानी टोटल किया जाता है कि भाई 200 बंदों ने सलाम लिखवाया, 100 बंदे ने, 150 ने, 50 ने, जितने भी जिन लोगों को यानी नाई बताता है तो तकरीबन सभी लोग आते हैं। कोई इक्का दुक्का बाज़ औक़ात नहीं आ पाता। अगर लोग नहीं पहुंच पाते तो वो किसी और को दे देते हैं, भाई तुम ये 500 ले जाओ, जाके मेरे नाम से सलाम लिखवा देना। इस तरह भी होता है। वो यानी सलाम का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया। अब शादी का एक दिन यानी वो कंप्लीट हो गया, शादी वाला दिन खाना खा लिया सब ने, सब लोग चले गए वापस। अब वो जो सलाम वाला होता है उसको बुलाते हैं लड़के वाले, दूल्हे वाले। वो उन्हीं में से किसी का रिश्तेदार ही होता है। वो बुलाते हैं भाई हाँ भाई बताओ सलाम क्या बना। वो उसका टोटल करते हैं भाई 50 बंदों ने 500 सलाम लिखा है तो यानी कितना सलाम बना है। वो टोटल साथ कैलकुलेटर मारते हैं, मतलब हिसाब किताब करते हैं। इतने बंदों ने इतनों ने यानी 500 फिर 800 फिर 900 फिर 1000 फिर 2000, इस तरह एक बंदा जमा करता जाता है, एक बंदा बताता जाता है। फिर वो टोटल करते हैं भाई कितने बने जी, 2 लाख बने हैं सलामी 2 लाख बनी है या 1,90,000 या जितने भी बनते हैं। फिर वो कैश जो उसके पास होता है वो गिनते हैं। जो बंदा सलाम लिख रहा होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि उसने वो कैश यानी पूरा करके देना होता है। यानी अगर 250 सलाम हुआ है, यानी 250 बंदों ने सलामी दी है और यानी वो पैसे बनते हैं 1.5 लाख, तो वो 1.5 लाख पूरा करके देगा। यानी वो 1,50,000 पूरा करके देगा घर वालों को, उनको, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी होती है। और ये ड्यूटी काफ़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि 500 1000 अगर ऊपर नीचे हो गया उसे अपनी जेब से अदा करना पड़ता है, क्योंकि ये एक अमानत होती है ना उसके ज़िम्मे। वो अमानत में ख़यानत थोड़ी करेगा।
तो ये एक चीज़ होती है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी सलामी का अमल मुकम्मल हो जाता है और तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद यानी एक चीज़ होती है, यानी सामान जब टेंट वगैरह का जो सामान होता है वो पहुंचा दिया जाता है। तो फिर अब चूँकि इंतज़ामिया का तो काम सारा काम इंतज़ामिया का होता है, खाना खिलाना, चीज़ों को मैनेज करना, तमाम चीज़ों को, कोई नाराज़ ना हो जाए ये देखना, कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो ये देखना। अब क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है कि भाई अब जो दूल्हे का बाप होता है या दूल्हे का भाई होता है, जो भी होता है, वो इंतज़ामिया के हवाले करता है सब कुछ, यानी किसी चीज़ में कमी बेशी ना हो पाए ये इंतज़ामिया ने देखना होता है। जब शादी अच्छे से खैर वाफियत से अमन के साथ इत्मीनान के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाए, यानी शादी का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो जाए, फिर वो दूसरे दिन इंतज़ामिया को बुलाते हैं, सब लोगों को। उनका अलग से खाने का अहतमाम किया जाता है उनके लिए। वो जो 10 बंदे हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, उनके लिए अलग से एक अहतमाम किया जाता है खाने का। उनके लिए अलग से खाने की देग बनवाई जाती है उन लोगों के लिए, ताकि वो यानी जब चूँकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, तमाम मामलात को इतनी यानी दयानतदारी से और चीज़ों को बेहतरीन एक प्रोसेस हुआ है, इसके लिए उनका इनाम तो बनता है। इस चीज़ पे यानी वो उसको इनाम देते हैं इंतज़ामिया को। इनाम से बता दिया कि उनका एक खाने का अहतमाम किया जाता है उनके लिए अलग से, एक दिन बाद, शादी के एक दिन बाद उनका शुक्रिया अदा किया जाता है कि भाई आपने इतना, और ये तमाम अमल बखैर वाफियत मुकम्मल हो जाता है। जो बहस मैंने छेड़ी थी शुरू में कि शादी वाला घर अगर गम में बदल जाए, यानी खुशी का माहौल हो और अचानक से कोई हवाई फायरिंग कर दे और हवाई फायरिंग की वजह से कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए, कोई मौके पे यानी कत्ल हो जाए या यूँ कह लें मर जाए, तो अब लोग अब क्या उसको यानी कहेंगे आप? अब उस हवाई फायरिंग करने वाले को क्या मिला है सब कुछ करके? अक्सर हम शादियों में देखते हैं हवाई फायरिंग होती है। अब हम ये नहीं देखते भाई वो जो गोली ऊपर गई है जिस स्पीड से, उससे दुगनी स्पीड से वो गोली वापस ज़मीन की तरफ आती है। बस हमें तो ये लगता है ना बस गोली गई ऊपर गई ख़त्म। वो जो ऊपर फेंकी जाती है गोली, वो दुगनी स्पीड से वापस नीचे आती है। अब कोई बंदा अपने खेतों में काम कर रहा है, कोई किसी और काम में मसरूफ़ है, कोई किसी दरख्त के नीचे सोया हुआ है, सुकून कर रहा है। अब उसको क्या पता कि भाई ऊपर से यानी हवा में से गोली आकर उसको लगेगी। और कई बार हमने सुना है कि भाई किसी बच्चे के सर में लगी है, किसी के यानी बाजू में या किसी भी जिस्म के किसी हिस्से पे एक नामालूम गोली आके लगी है। उसको अब क्या पता कि भाई ये गोली कहाँ से आ रही है। अब एक बंदा यानी फायरिंग कर रहा है, उससे तो बचा जा सकता है कि भाई बंदा साइड पे हो जाएगा, छुप जाएगा किसी चीज़ के यानी आड़ में, तो वो बच सकता है। अब एक चीज़ जो नज़र ही नहीं आ रही हमें, एक बंदा जो गोली चला रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, या हम उस गोली की आवाज़ भी नहीं सुन पाते, लेकिन उस गोली का शिकार बन जाते हैं। अब एक बंदा जो ऐसे यानी गोली चला रहा है, उस बंदूक का किस तरफ है या पिस्तौल का जो भी है, इस साइड पे है या इस साइड पे है, सीधा ऊपर है या इस पीछे की साइड से, यानी वो जैसे गोली चलाता है, वो गोली पहले जाती है सीधी यानी स्पीड से जाती है, और एक जगह ऐसी जाती है जहाँ पे गोली की जो स्पीड है वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, वहाँ से गोली वापस नीचे की तरफ आती है। यानी हमने अगर से गोली फेंकी और उधर एक सामने 1 किलोमीटर दूर बंदा खड़ा है, वो गोली पहले ऊपर जाएगी, फिर जब उसका यानी वो जो फोर्स उसको दी गई थी पिस्तौल की जानिब से वो ख़त्म होगी, वो वापस जाएगी। अक्सर शादियों के मौक़ों पे हमने देखा है कि फायरिंग होती है, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उस शादी का जो प्रोसेस है यानी खुशी वाला गम गम में बदल जाता है। इसका क्या किया जाए? अब
क्या किसी के पास कुछ सोल्यूशन है इसका? इस जहालत का कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।